जरा सी खरखराहट होती है तो लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओमिक्रॉन के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर रितु सूरी सबरवाल, आई सर्जन, यमुना विहार में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ ओमिक्रॉन के बारे में, जिससे आप सब लोग बहुत डर रहे हैं। पर मैं एक राय दूंगी आपको कि इससे डरे मत, बिल्कुल भी ना डरें। डर इसलिए है क्योंकि जिन लोग को वैक्सीनेशन लग चुका है या जिनको पहले कोविड हो चुका है, उन लोग को भी ये उससे हमें बचना है। बचने के लिए आप फॉलो करें जो भी प्रोटोकॉल, कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, वो फॉलो करें ताकि आप इससे बचें। क्योंकि इसका आर नॉट फैक्टर, मतलब इसका ट्रांसमिसिबल रेट बहुत ज़्यादा है, 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है डेल्टा से। इसीलिए ये एक घबराहट का विषय बन चुका है। अब मैं कह तो रही हूँ कि ये माइल्ड इन्फेक्शन है, पर माइल्ड एक रिलेटिव टर्म हो सकता है। जो यंग हेल्दी बच्चे हैं या मेल फीमेल जो भी हैं, उनको तो ये इतना सिवियर इन्फेक्शन नहीं करता, इतने सिवियर सिम्टम्स नहीं देता। पर वहीं दूसरा पेशेंट जिसको कि कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि कैंसर है या फिर वो डायबिटीज है या हाइपरटेंसिव है या हार्ट डिजीजेस है, उसको ये थोड़ी सिवियरिटी ऑफ डिजीज थोड़ी ज्यादा हो सकती है। बट ऐसा कम लोगों में हो रहा है, इसलिए मैं बोलती हूँ ये दहशत मत फैलाएं, डरे मत इससे। अगर हो जाए कोई भी सिम्टम जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ, कोई भी सिम्टम ऐसा हो तो तुरंत सबसे पहले काम करें, अपने आप को आइसोलेट कर ले। ये वेट ना करें कि हम टेस्ट कराएं, क्योंकि टेस्ट के बिना ही आइसोलेट करें जब भी ये सिम्टम्स आप सफर करें इन सिम्टम से। और टेस्ट के लिए आप रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं और एक RT-PCR टेस्ट। रैपिड एंटीजन आप घर में भी टेस्ट कर सकते हैं और RT-PCR और इन सब से आपको कोविड पता चलेगा, ओमिक्रॉन नहीं पता चलेगा। ओमिक्रॉन के लिए बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है जो कि है जीनोम सीक्वेंसिंग, उसको कराने की जरूरत नहीं है। तो पहला काम, जब भी आपको कोई भी सिम्टम, आपको या आपके परिवार में से किसी को सिम्टम हो, तुरंत उनको आइसोलेट करें ताकि ये ट्रांसमिट ना हो, क्योंकि ये ट्रांसमिट बहुत जल्दी होता है। अभी तो ये इन्फेक्शन माइल्ड, ये इतना सिवियर नहीं हो रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन जो है और डेथ रेट बहुत कम है, पर जैसे ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो कि कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं उनको भी ज़्यादा ये इन्फेक्शन होगा, तो इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन रेट उस सिनेरियो में बढ़ सकता है। अभी इसका हॉस्पिटलाइजेशन रेट नहीं है, तो अभी मैं यही राय दूंगी, डरने के बजाय कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करें, जिससे कि ये स्प्रेड को हमें रोकना है, मार्केट ना जाए बिना वजह से। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स। सबसे पहला सिम्टम होता है सोर थ्रोट या स्क्रैची थ्रोट। लगता है कि कांटे चुभ रहे हैं गले में। इसमें फीवर हो सकता है जो कि 101 और 102 से ज्यादा नहीं होता है, एंड मोस्टली फीवर देखा गया है अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट टाइम में होता है। बॉडी एक बहुत ही सिवियर होता है, पेशेंट को बहुत ही सिवियर एक बॉडी एक की प्रॉब्लम इसमें है, और फटीग, टायर्डनेस रहती है। कफ हो सकता है कई पेशेंट्स को, जो कि यूजुअली ड्राई कफ होता है, बट वेरी रेयर केसेस में प्रोडक्टिव कफ होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट एंड नोजिया, वॉमिट जैसा फील होना, ये इसका प्रीडोमिनेंट सिम्टम है। प्री डायग्नोस्टिक मतलब एक डायग्नोस्टिक ये सिम्टम है इसका। प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है पेशेंट को एट नाइट टाइम, वो बहुत ज्यादा कपड़े भी बदलने की उसको जरूरत पड़ती है नाइट टाइम में, और किसी किसी केस में डायरिया भी हो सकता है। तो इसमें ये सारे सिम्टम में जब भी किसी को ये सिम्टम हो तो तुरंत अपने आप को आपको आइसोलेट करना है। अब इसके ट्रीटमेंट के ऊपर आए तो इसमें ट्रीटमेंट खाली है सिम्टोमेटिक, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं लेनी, कोई स्टेरॉइड नहीं लेने, खाली सिम्टोमेटिक। सबसे जरूरी रेस्ट लेना है, फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं, वार्म ड्रिंक्स लें, काढ़ा लें, स्टीम इनहेलेशन लें दिन में 3-4 बार, जिंकोविट की टैबलेट ले लें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आपको फीवर 100 के करीब पहुंचता है या उससे ज्यादा, तो डोलो टैबलेट लें 650 मिलीग्राम की। इस टैबलेट को आप दिन में मैक्सिमम 4 बार तक ले सकते हैं अपने जरूरत के अकॉर्डिंग, ऐसे 9 o'clock, 1 o'clock, 5, 9। अगर बहुत ज्यादा फीवर परसिस्ट कर रहा है, अगर नहीं है तो दिन में 1 बार ले सकते हैं। फिर है नेजल कंजेशन, इसमें बहुत होता है, स्टफी नोज हो जाता है, तो उसके लिए ओट्रेविन नेजल ड्रॉप लेंगे और नेजोक्लियर नेजल ड्रॉप नाक में दिन में 2-3 बार डालेंगे, जिससे कि कंजेशन थोड़ा कम होगा।
कफ जो कि यूजुअली ड्राई कफ होता है उसके लिए आप चेरी कफ लेंगे, एलेक्स लेंगे और कॉफलेट के लोजेंजेस लेंगे जो राउंड द क्लॉक छोटा छोटा पीस मुंह में रख सकते हैं। इससे आपका कफ कम होगा। और कफ के लिए आपको स्टीमिंग भी करनी है, जो कि स्टीम इनहेलेशन लेनी है। वेपो कैप्स जो आते हैं मार्केट में, जैसे सिनरेस्ट आता है और उस तरीके के वेपो कैप लेके स्टीम इनहेलेशन करना है। प्रोडक्टिव कफ जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है उसके लिए एस्थेलिन AX ले सकते हैं, बट प्रोडक्टिव कफ में मैं एडवाइस करूंगी आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लें। अगर किसी को बहुत सिवियर थ्रोट पेन चल रहा है, बहुत फीवर चल रहा है, तब वो एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। उसके लिए मोस्ट सेफ एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg डेली 3 to 5 डेज के लिए। तो ये हमारा ट्रीटमेंट पार्ट है जो कि बहुत सिंपल है। घर चलते हैं वार्निंग साइंस पे। अगर ये वार्निंग साइंस आपको मिलते हैं किसी पेशेंट में तो आपको तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये है पेन और या टाइटनेस इन चेस्ट, बहुत टाइटनेस, ऐसे लगे कोई जकड़ रहा है आपके चेस्ट को, बहुत सीवियर पेन हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। सेकेंड, अगर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग महसूस करें, सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 93 है तुरंत हॉस्पिटल जाएं। इसके लिए मैं पहले बताना चाह रही थी कि आप लोग बीच बीच में रोज सुबह शाम अपना ऑक्सीजन लेवल भी, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करें, तभी पता चल पाएगा ना ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है। और टेम्परेचर भी का चार्टिंग भी करें एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, दो चीजें, टेम्परेचर चार्टिंग एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन का मॉनिटर करना जरूरी है घर पे। अगर पेशेंट को अचानक आपको लगे आपके पेशेंट को मेंटल कंफ्यूजन हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अगर उसके जो ऑलरेडी सिम्टम्स है फीवर के, कफ के, और उसको नेजल कंजेशन, बहुत नेजल स्टफीनेस हो जाए, अगर वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स हो जाए, आपका घर में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और अगर आपका फीवर परसिस्ट कर रहा है फॉर मोर देन 5 days, देन तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें या हॉस्पिटल जाएं। और आपको प्रोफ्यूज कफिंग हो रही है, बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रही है, सारी मेडिसिन आप यूज कर चुके हैं, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो इन कोई भी वार्निंग साइन देखते ही तुरंत आपको हॉस्पिटल विजिट करना जरूरी है। अब एक आजकल हम देख रहे हैं कि सब कहते हैं कॉमन कोल्ड में भी वही सिम्टम्स हैं और सार्स में भी वही सिम्टम है। तो कुछ कुछ फीचर्स मैंने देखे हैं जो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हम कह सकते हैं। तो उसमें है सार्स में जो जो फीचर्स हमको मिलते हैं जो कि कॉमन कोल्ड में थोड़ा कम इंसिडेंस होता है उनका, वो है सार्स में पेशेंट, ओमिक्रॉन में पेशेंट को होगा बहुत टायर्डनेस, फटीग, हेडेक बहुत सीवियर होगा, बॉडी एक बहुत ही सीवियर होगा। इसमें हमको डायरिया भी मिल सकता है। पेशेंट को प्रोफ्यूज इंक्रीज स्वेटिंग होगी, बहुत ज्यादा स्वेट करता है वो। सो थ्रोट यूजुअली इनिशियली फर्स्ट डे तो बहुत स्लाइटली स्क्रैची थ्रोट होता है, पर यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को थर्ड डे बहुत सीवियर थ्रोट पेन हो जाता है, उसको फूड को स्वॉलो करने में भी डिफिकल्टी होती है। और जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें तो फर्स्ट डे से ही वो शुरू हो जाता है, वो वर्सन नहीं होता थर्ड डे, इसमें यूजुअली थर्ड डे वर्सन होता है। एंड इसमें वाटरी ऑफ आईज पेशेंट नहीं हमें कंप्लेन करता, वाटरिंग ऑफ आईज, रनिंग नोज इसमें कम देखा गया है, ज्यादातर स्टफीनेस ऑफ नोज होता है, रनिंग नोज नहीं दिखता। और यूजुअली इसमें ओमिक्रॉन में डायरिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, कॉमन कोल्ड में नहीं होते। तो चलिए, ये तो सारा कुछ रहा ओमिक्रॉन के बारे में। अब मैं आप सबको कहती हूँ अपना पैनिक बटन ऑन ना करें। अगर आपको जरा भी सस्पिशन हो कि आपको ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हो गया है या आपके घर में किसी को हो गया है, उसके लिए आइसोलेट करें और सब कुछ फॉलो करें जो मैंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बताया है। अब इसको अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ना हो, इसके लिए एक हेल्दी बॉडी रखें। उसके लिए क्या करें? योगा करें, मेडिटेशन करें, हेल्दी फूड खाएं, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें खाना, और आंवले का जूस पिए, फ्रूट खाएं, रोज़ एक अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और अगर छत है अपनी तो छत पे थोड़ी देर घूम ले, फ्रेश एयर ले। So that's all I want to tell you all about Omicron. I hope you liked my video and you liked the information that I gave you. Okay, bye then.